हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसकी थर्ड यूनिट मिस्ट्री एंड मैजिक। इस थर्ड यूनिट में जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक्टिविटी है जो हमें इस पजल को सोल्व करना है। इन सबको देख के आंसर्स ऑलरेडी दे दिए इन्होंने, डिक्लेयर। इनके लिए आपको आई थिंक कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखने होंगे। वर्क इन पेयर, सोल्व द क्रॉस वर्ड पजल गिवन बिलो विद द क्लूज इन फॉर्म ऑफ एनाग्राम्स। सो जो क्लूज दिए हैं इनको लेकर आपको इनको करना है सोल्व। ठीक है, इसी तरह से यहाँ दिया है, सेकंड वाले मैच करना है। तो वर्क इन पेयर, सोल्व द क्रॉसवर्ड पजल गिवन बिलो विद द क्लूज इन द, तो यहाँ पर आपको क्लूज दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको इनको सोल्व करना था। जैसे फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा केस, सेकंड विल बी डियर, थर्ड क्लियर्ड, फोर लूट, फिफ्थ पल्स, एंड यहाँ पर 12th जो है वर्ड्स लेफ्ट, एंड अर्थ, स्टक, शूक, ओन्स, सोल्व, live and name. And second था work in pair, match the different meaning of the case in the column 2 with the correct use in the column 1. तो कौन सा correct use है? ललित said that he could not sing but that was not the case as he sang melodiously later. So that is matter है। ठीक है, मतलब यहाँ पर matter की तरह यूज़ हुआ, लेकिन बात ये नहीं है इस तरह से। द लॉयर वॉज वेटिंग फॉर द केस टू बी टेकन अप इन द कोर्ट, तो ये सिचुएशन की बात हो रही है। द पेंसिल केस, यहाँ कंटेनर की बात हो रही है, इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। द सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन द टाइटल केस, तो राइटिंग फॉर्मेट की यहाँ बात हो रही है। नाउ लेट अस रीड। एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन इज अ यंग बॉय हु लिव्स इन एडाविल, तो एडाविल यूएसए में एडाविल जगह है, वहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन नाम का एक लड़का रहता था। हिज फादर इज़ अ चीफ ऑफ पुलिस, तो उनके फादर क्या थे? चीफ ऑफ पुलिस थे, यानी कि पुलिस के जो चीफ होते हैं, हेड होते हैं, वो हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो यंग ही ऑफन हेल्प्स हिज फादर सोल्व मिस्ट्रीज डेट इवन द पुलिस फाइंड डिफिकल्ट टू सोल्व। अब वो बहुत छोटा था एज में, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतना समझदार था, या इतना जो है इंटेलिजेंट था वो, कि उनके फादर जिन केस पे काम करते थे, वो जिनको सोल्व नहीं कर पाते थे, उन केसेस को वो ईजिली सोल्व कर पाता था, मतलब ईजिली बता देता था कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देयर डिस्कशन आर जनरली हेल्ड एट द डाइनिंग टेबल, और वो मोस्टली कब इन बारे में, केसेस के बारे में बात करते थे, मतलब उनके फादर अगर उसमें है, पुलिस में है, तो नॉर्मली उनके पास ऐसे ऐसे केसेस आते रहते होंगे जिनका उन्हें कुछ नहीं मिल रहा हो, पता नहीं चल रहा हो, तो जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठते इन बारे में बातें करते थे। Now read this story to find out how the boy wonder solves a case that has been troubling his father. तो अब ये स्टोरी भी ऐसे एक केस के बारे में जो उनके फादर सोल्व नहीं कर पा रहे थे। एनसाइक्लोपीडियाज फादर वॉज चीफ ऑफ पुलिस, तो वो चीफ ऑफ पुलिस थे उनके फादर। एवरीवन थॉट दैट ही मस्ट बी स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री, और सबको लगता था कि वो पूरी कंट्री में सबसे स्मार्ट है। चीफ ब्राउन वो स्मार्ट एंड क्विक, वो बहुत स्मार्ट थे और क्विक थे, जल्दी आइडियाज़ या जो है अपने डिसीजन ले लेते थे। ही डिडंट सिट अराउंड एंड वरी, वो चुपचाप बैठते नहीं थे, उस चीज़ के बारे में चिंता नहीं करते थे, बल्कि उसके लिए वो रिएक्ट करते थे, एक्ट करते थे। When he came up against a case he couldn't solve, अगर उन्हें कोई ऐसा केस मिल जाता था जो वो सोल्व नहीं कर पा रहे या जिनका उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, he acted at once, तो पूरी मेहनत से पूरा जोर लगा देते थे। he cleared his desk, अपने डेस्क को क्लियर करते, put on his hat, अपना हैट पहनते, and went home to dinner, और डिनर के लिए चले जाते थे। Encyclopedia sold the case for him before dinner was over, और जो उनका बेटा था एनसाइक्लोपीडिया, वो क्या करता था, डिनर खत्म होने से पहले उस केस को सोल्व कर देता था। चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड, तो चीफ ब्राउन को बहुत पसंद था कि वो अपने बच्चों के बारे में, अपने मतलब कि उनका बेटा जो इतना स्मार्ट है उसके बारे में सबको बताए। बट हु वुड बिलीव हिम, लेकिन उन्हें बिलीव कौन करेगा कि एक छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा केस जो है सोल्व कर दिया। हु वुड बिलीव दैट द बेस्ट डिटेक्टिव अलाइव वॉज अ 8th ग्रेडर, कौन ये जो है बात मानेगा कि जो सबसे अच्छा डिटेक्टिव है वो 8 साल का एक छोटा सा बच्चा है, जो ये सारे केस जो है इजीली सोल्व कर देता है। सो ही सेड नथिंग, तो किसी को कुछ नहीं बताता था। एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर, और वो भी कभी अपने दोस्तों को या किसी को नहीं बताता था कि उसने अपने पापा की इस तरह से हेल्प की है केसेस में। ही डिडेंट वॉन्ट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज़, क्योंकि वो बाकी बच्चों से या लड़कों से अलग नहीं दिखना चाहता था। बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू
अबाउट हिज निक नेम, लेकिन उसका नेम ही ऐसा था इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज़, एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको सारी जानकारी हर एक चीज़ के बारे में मिल जाएगी। तो उसका जो पेट नेम था, उसका निक नेम था, उसी की तरह वो था और उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता था। ही वॉज स्टक विद दैट, वो इसके साथ फंस चुका था। ओनली हिज पेरेंट्स एंड टीचर कॉल्ड हिम बाय हिज रियल नेम, सिर्फ इनकी जो पेरेंट्स और टीचर थे वो ही उसको उसका जो असली नाम था उससे बुलाते थे, बाकी सब उसे इंसाइक्लोपीडिया बोलते थे। और उसका असली नाम क्या था? उनका असली नाम था लिरोय। ओके, एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम एनसाइक्लोपीडिया, और बाकी सब उसे एनसाइक्लोपीडिया बनाते थे। एन एनसाइक्लोपीडिया इज़ अ बुक। अभी एनसाइक्लोपीडिया क्या होती है? एक बुक होती है या सेट ऑफ बुक्स होता है फिल्ड विद द फैक्ट फ्रॉम ए टू जेड, जिसमें ए से लेकर जेड तक के सारे फैक्ट्स लिखे होते हैं। सो वॉज एनसाइक्लोपीडियाज हेड, और ऐसा ही लिरोय का हेड भी था, इसलिए उसे एनसाइक्लोपीडिया बोलते थे। उसके दिमाग में सब कुछ, हर एक चीज़ की डिटेल ये सब होता था। ही रीड मोर बुक्स देन एनीवन इन एडविल, तो एडविल में जो जितने भी लोग थे उन सबसे बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता था। एंड ही नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट, और जो चीज़ उसने पढ़ ली वो उसे कभी नहीं भूलता था। हिज पाल सेड ही वॉज लाइक अ लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर रोल्ड इनटू वन एंड मोर यूज़र फ्रेंडली। तो उनके जो फ्रेंड्स थे वो उसे बोलते थे कि तुम जो एक लाइब्रेरी की तरह, कंप्यूटर की तरह हो, जो है कभी भी हम फ्रेंड की यूज़र फ्रेंडली है, और हम कभी भी उससे कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट, तो ट्यूसडे नाइट को भी डिनर टेबल पे चीफ ब्राउन स्टेयर्ड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप, तो उनका मशरूम का सूप था, वो उसको देख रहे थे, घूर रहे थे एक तरह से। इंसाइक्लोपीडिया एंड हिज मदर न्यू व्हाट दैट मीन्स, तो उन्हें पता था कि इसका मतलब क्या है। ही हैड अ मिस्ट्री ही कुड नॉट सोल्व, तो मतलब उनके पास ऐसी मिस्ट्री है जो उनसे सोल्व नहीं हुई, यानी कि एक ऐसा केस है। टिम नोलन डाइड येस्टरडे, तो ही अनाउंस्ड, तभी वो अनाउंस करता है कि टिम नोलन जो है वो मर गया है कल रात को, इन अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनर विदाउट शोइंग मच इमोशन, मतलब उन्होंने ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाई, जैसे नॉर्मल अनाउंसमेंट होती है वैसे, मतलब नॉर्मली जैसे बात कर रहे हैं वो बताया। डैट नेम इज़ फेमिलियर मिसेस ब्राउन सेड, तो मिसेस ब्राउन बोलती कि ये नाम तो कुछ फेमिलियर सा लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है। वॉजंट ही मिक्सड अप इन द ज्वेलरी रोबरी अ फ्यू ईयर्स अगो, लेकिन क्या ये वही इंसान नहीं है जो अभी कुछ साल पहले जो रोबरी हुई थी, यानी कि जो गहने वगैरह की शॉप थी उसको रोबरी हुई थी, उसमें चोरी हुई थी, क्या उससे ही तो इसका कुछ लेना देना नहीं है? 5 years ago, चीफ ब्राउन रिप्लाइड, तो चीफ ब्राउन बोलते कि 5 साल पहले 2 masked men हेल्ड अप द डायमंड मार्ट ऑन 6th एवेन्यू, सो 2 मास्क मैन आए थे, उन्होंने डायमंड मार्ट जो शॉप है 6th एवेन्यू में, उसमें जो है रोबरी की थी। दे गोट अवे विद $1 million वर्थ ऑफ ज्वेलरी, और $1 million की ज्वेलरी लेकर वो वहाँ से निकल गए थे। आई थॉट टिम नोलन वॉज अरेस्टेड, तो मिसेस ब्राउन बोलती कि मैंने तो सोचा था वो अरेस्ट हो गया है। ही वॉज क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, अरेस्ट नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए कोई भी सबूत उनके पास नहीं थे, कोई भी क्लूज या कुछ भी नहीं था। चीफ ब्राउन करेक्ट करते हैं कि अरेस्ट नहीं हुआ था, सिर्फ उसे पकड़ा गया था, लेकिन क्वेश्चनिंग के बाद उसे छोड़ दिया गया क्योंकि उन्हें कुछ प्रूफ नहीं मिला। आई ऑलवेज बिलीव दैट नोलन एंड अ फ्रेंड अ मैन नेम डैनियल डेवनपोर्ट पुल्ड द होल्ड अप्स। अब होल्ड अप्स क्या होता है? रोबरीज कंडक्टेड विद द यूज ऑफ थ्रेट और वॉयलेंस, तो मतलब बंदूक के बल पे बोलते हैं ना, तो वही है कि होल्ड अप उन्होंने ही रोबरी की थी। एक तो नोलन था और एक उसका दोस्त था डैनियल डेवनपोर्ट, तो इन दोनों ने ही क्या की थी? वो लूट की थी बंदूक के बल पर उनको डराकर। देयर वॉजंट एनी प्रूफ, लेकिन उनके लिए कोई प्रूफ नहीं है उनके खिलाफ। एनसाइक्लोपीडिया सेट क्वाइटली, और एनसाइक्लोपीडिया जो है आराम से बैठ जाता है। ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट, तो क्योंकि उसे पता था कि उसके मदर फादर ये केस जो डिस्कस कर रहे हैं वो उसके बेनिफिट के लिए है। हिज फादर फिल्ड इन द फैक्ट, इसके उनके फादर जो है सारे फैक्ट्स उन्हें बता रहे हैं क्या क्या है। नोलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट, वो मिले थे, चीफ ब्राउन जो हैं बोलते हैं। वाइल बोथ वर इन द प्रिजन इन साउथ कैलोर्निया, तो साउथ कैलोर्निया में जब वो थे तो वो दोनों जो है एक वो जो उनका वो था जेल था, प्रिजन था, वहाँ पर मिले थे। दे बिकेम फ्रेंडली, वो दोस्त बने बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, क्योंकि उनके इंटरेस्ट सेम थे। नोलन वॉज लेट आउट फर्स्ट, नोलन जो है जल्दी बाहर आ गया। ही सेटल्ड इन एडविल, वो एडविल में आकर सेटल हो गया। एंड स्टार्टेड अ स्मॉल पाम ट्री नर्सरी, और पाम ट्री नर्सरी जो है उन्होंने शुरू की। नर्सरी क्या होती है? एक प्लेस होती है जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स को, ट्रीज़ को रखा जाता है ताकि लोग उन्हें खरीद के वो ग्रो करने के लिए मिट्टी के अंदर उन्हें वो लगा कर रखते हैं। इट बेयरली एल्ड हिम अ लिविंग, लेकिन उससे जो है कुछ ऐसे पैसे नहीं आते थे जिससे कि वो कुछ मतलब अपना अच्छे से एक ज़िंदगी जी सके।
डेवनपोर्ट केम टू लिव विद नोलन अ वीक बिफोर द ज्वेलरी स्टोर होल्ड अप। अब डेवनपोर्ट क्या हुआ था, जस्ट एक हफ्ता पहले ही नोलन के पास आया था, जब वो ज्वेलरी शॉप पे वो रोबरी हुई उससे जस्ट एक हफ्ता पहले। ड्यूरिंग द होल्ड अप वन गनमैन मास्क स्लिप्ड, और जब वो होल्ड अप हो रहा था यानी कि वो जब वो चोरी कर रहे थे तो एक का मास्क क्या हो गया, नीचे गिर गया था। अ क्लर्क थॉट सी रिकॉग्नाइज नोलन, तो एक क्लर्क ने सोचा कि उससे नोलन वहाँ पे दिखाई दिया जब वो जो है मास्क नीचे गिरा। बट सी वॉजंट एब्सोल्युटली श्योर, लेकिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं थी। आई रिमेंबर नाउ मिसेस ब्राउन सेड, तो मिसेस ब्राउन बोलती कि हाँ अब मुझे याद आया। द क्लर्क रिफ्यूज टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम एंड नो ट्रेस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी एवर टर्न्ड अप। हाँ अब मुझे याद आया कि वो क्लर्क ने टेस्टिफाई करने से यानी कि स्टेटमेंट देने से कोर्ट में मना कर दिया था कि मैं नहीं बताऊंगी ये था या नहीं, क्योंकि वो खुद ही अच्छी तरह से कंफर्म नहीं थी, उसे सिर्फ लगा कि ये वो है। और जो ज्वेलरी जो है स्टोल हुई थी, गायब हुई थी, उसका भी कोई भी ट्रेस कुछ भी नहीं मिला। डेवनपोर्ट हैजंट बीन सीन सिंस द होल्ड अप, और डेवनपोर्ट उसके बाद से कभी दिखा ही नहीं। चीफ ब्राउन बोलते हैं माई हंच, अब हंच क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, तो मेरी फीलिंग ये है कि जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इज डेट ही एंड नोलन डिसाइडेड टू हाइड द लूट अंटिल थिंग्स कूल डाउन। लूट मतलब जो स्टोलन चीज़ें हैं, तो मुझे ये लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि नोलन और उसने जो डेवनपोर्ट है उसने सोचा होगा कि जब तक की चीज़ें थोड़ी सी, ये केस थोड़ा सा ठंडा नहीं हो जाता तब तक के लिए हमें चुप जाना चाहिए और ये चीज़ें जो हैं जो हमने चुराई है उनको कहीं पर रख देना चाहिए। डिडंट यू सर्च नोलन हाउस डियर, क्या तुमने नोलन का हाउस सर्च नहीं किया? आई गोट अ कोर्ट ऑर्डर दिस मॉर्निंग, मुझे आज ही सुबह जो है ऑर्डर मिले हैं कोर्ट के। चीफ ब्राउन सेड ऑफिसर लिविस एंड मेलोनी जस्ट अबाउट टुक नोलन्स हाउस अपार्ट, दे डिडंट फाइंड वन पीस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी। और ऑफिसर लुइस और जो है मेलोनी वहाँ गए थे, पूरा घर उन्होंने देख लिया, सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन उन्हें एक पीस भी नहीं मिला ज्वेलरी का। इज देयर सम मिस्ट्री अबाउट नोलन्स डेथ येस्टरडे, और अभी जो है उसकी डेथ भी हो गई, तो इससे क्या कुछ जो है मिस्ट्री है या कुछ ऐसा, मतलब कोई ऐसी चीज़ है, रहस्य है जो नहीं पता चल रहा है? मिसेस ब्राउन जो है इनकार करती है, पूछती हैं येस एंड नो, तो चीफ ब्राउन बोलते कि हाँ भी और नहीं भी। नोलन सफ़र्ड फ्रॉम अ बेड हार्ट फॉर मैनी ईयर्स, अब नोलन को जो है दिल की बीमारी थी बहुत टाइम से। येस्टरडे मॉर्निंग ही हैड अ स्ट्रोक, तो उसे जो है एक मतलब जैसे वो होता है हार्ट अटैक होता है, उसी तरह से उसे स्ट्रोक आया, और वो जो है क्या हो गया, इनेबल हो गया मूव नहीं कर पाना इस तरह से, तो उसे स्ट्रोक आया रात को। ही मस्ट हैव रियलाइज ही वॉज डाइंग, तो उसने रियलाइज किया होगा कि वो मर रहा है। विद हिज लास्ट स्ट्रेंथ, लास्ट स्ट्रेंथ पे मतलब जितनी भी उसके पास हिम्मत बची थी, ही मैनेज टू पुट हिज विल ऑन द किचन टेबल, तो उसने जो विल लिखी थी, जो उसकी विल थी, वो उसने किचन टेबल पर रख दी। इट लीव्स एवरीथिंग ही ओन्स, और इसमें सारी चीज़ें थी जो उसके पास थी, इंक्लूडिंग हिज पाम ट्री नर्सरी टू डेवनपोर्ट, उसने बल्कि जो अपनी पाम ट्री नर्सरी है वो भी डेवनपोर्ट को दे दी है। नाउ लेट अस डिस्कस, complete the following statements with the suitable reasons. Leroy nickname was Encyclopedia and everyone called him by that name because he read many books and never forgot a fact knowing more than anyone in Adderville. तो उसे बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, जितने भी वो बुक्स पढ़ता था उसमें जितने फैक्ट्स होते थे सब याद रखता था, कोई नहीं भूलता था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है एडरविल में सबसे ज़्यादा उसे ही पता थे। At the dinner table on Tuesday night, Chief Brown stared at his cream of mushroom soup as, इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब था वो बहुत डीप है अपनी थॉट में, बहुत गहराई में सोच रहा है, बहुत या कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है। puzzled by a strange forward message and trying to solve the mystery, और वो किसी मिस्ट्री को सोल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। एनसाइक्लोपीडिया सेट क्वाइटली एट द डिनर टेबल बिकॉज, वो चुपचाप क्यों बैठा? बिकॉज ही नो हिज पेरेंट्स वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिम टू हियर एंड सोल्व, क्योंकि उसे पता था कि उनके पेरेंट्स जो हैं उसके लिए वो केस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि लास्ट में वो इस केस को पूरी बातें सुने ध्यान से, देन लास्ट में जो कंक्लूजन होगा या जो भी वो पूछा जाए उसका आंसर सही से दे पाए। नोलन पुट द विल ऑन द kitchen table because he wanted to leave a clue about the hidden jewelry location for Devonport, क्योंकि वो डेवनपोर्ट को बताना चाहता था कि उसने ज्वेलरी कहाँ छिपाई है। So do you think Chief Brown would need Leroy's help to solve this case? If yes, why or not? तो ये फर्स्ट वाले के आंसर है। So yes, Chief Brown needed Leroy's help because the 4-word code Nome, Utus, Sweden and Hertz was confusing and Leroy clever questions about the fir tree solved the case
क्विकली। और जैसे ही लेरॉय ने वो क्वेश्चन पूछा कि क्या वो फुल ट्री है, तो ईजिली जो है वो क्वेश्चन या फिर वो केस सोल्व हो गया। देन सेकंड पार्ट आता है, व्हाट्स सस्पिशियस अबाउट दैट, मिसेस ब्राउन आस्क्ड। तो मिसेस ब्राउन पूछती तो क्या हो गया, वो उसका दोस्त उसने दे दी और कुछ नहीं है। नथिंग अबाउट द विल इटसेल्फ, विल के लिए कुछ नहीं है। विल क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई भी इंसान अपनी मनी या प्रॉपर्टी को किसी और को देता है अपने मरने के बाद। वो बता देते कि अगर मैं नहीं रहूँगा या रहूँगी तो मेरी सारी चीज़ें इस इंसान के पास जाएंगी, तो वो होती है विल। जस्ट अबाउट अ शीट फ्रॉम हिज डेस्क कैलेंडर इट वॉज क्लिप्ड टू द विल, सेड चीफ ब्राउन। बोले वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ में ही क्या एक शीट है जो कि उसके कैलेंडर से ली गई है, और वो जो है इस तरह से उसके जो विल है उसके साथ में लगाई गई है। ठीक है, चिट लेकर ही टुक आउट हिज पॉकेट नोटबुक, उसने पॉकेट नोटबुक ली, लिफ्ट थ्रो द पेजेस, लिफ्ट मतलब क्विकली टर्न, और जल्दी से अपने पेजेस निकालने शुरू किए। ठीक है, आई कॉपिड व्हाट नोलन रोट और हेयर इट इज़ ही सेड। तो मतलब जो मिस्टर ब्राउन है उन्होंने अपनी पॉकेट नोटबुक निकाली, जो उसने लिखा था नोलन ने, वो एज इट इज़ उन्होंने लिखा, और वो लिख के बताता कि ये रहा, ये उसने लिखा था। ही हैंडेड द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन, और मिसेस ब्राउन को बुक दे देते थे। सी रीड वट ही हैड कॉपिड, तो उन्होंने देखा कि क्या क्या कॉपी है। उसमें लिखा था इट हैज़ डेवनपोर्ट नेम, डेवनपोर्ट का नेम है, एन एड्रेस, सी सेड एंड अ फ्यू वर्ड्स आई डोंट अंडरस्टैंड, और कुछ दूसरे वर्ड्स है जो मुझे समझ नहीं आ रहे। सी हैंडेड द नोटबुक टू एनसाइक्लोपीडिया, अब वो नोटबुक किसको दे देती है, एनसाइक्लोपीडिया को दे देती है। वट डू यू मेक ऑफ द 4 वर्ड्स लिरोय, वो लिरोय को बोलते कि इन 4 वर्ड से तुम क्या बना सकते हो। एनसाइक्लोपीडिया रीड द वर्ड 4 वर्ड्स बिलो डेवनपोर्ट्स नेम एंड एड्रेस, तो डेवनपोर्ट्स के नेम के नीचे और पते के नीचे जो 4 शब्द लिखे थे वो पढ़ता है, नोम, यूटस, स्वीडन, हर्ट्स। सो मिसेस ब्राउन लुक्ड एट हिम होपफुली, वो जो है एनसाइक्लोपीडिया लिरोय को थोड़ा ध्यान से देखती कि कुछ वो बताएगा, होपफुली यानी कि कुछ है कि उसे कुछ पता होगा। यूजुअली ही नीडेड टू आस्क ओनली 1 क्वेश्चन टू सोल्व अ केस बिफोर डेजर्ट, मोस्टली क्या करते हैं मम्मी पापा डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ उन्हें नहीं समझ आती वो नोलन को देते हैं, सॉरी लिरोय को देते हैं। लिरोय जो है उसे पढ़ता है और डिजर्ट से पहले वो एक क्वेश्चन पूछता है और बता देता है कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो वो एक ही क्वेश्चन पूछता है, दे वर स्टिल ऑन द सूप, और अभी तो वो सिर्फ सूप ही पी रहे हैं। उसके बाद डेजर्ट तो बिल्कुल लास्ट में आता है। एनसाइक्लोपीडिया लीन बैक, वो थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकता है चेयर पे, एंड क्लोज हिज आइज, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। व्हेन ही डिड हिज हार्डेस्ट थिंकिंग, जब वो मतलब बहुत ध्यान से सोचता है तो वो इस तरह से अपनी आंखें बंद करता है और पीछे चेयर से अपनी पीठ लगाकर बैठ जाता है। आफ्टर सेवरल सेकेंड, कुछ सेकंड के बाद ही ओपनड हिज आई, वो अपनी आंखें खोलता है, एंड आस्क्ड हिज क्वेश्चन, और पूछता है इज देयर अ यंग फिर ट्री इन मिस्टर नोलन्स पाम ट्री नर्सरी, क्या उनके नर्सरी जो है उसमें जिसमें वो पौधे लगाते हैं कि उसमें कोई यंग फिर ट्री है, यानी कि बहुत छोटा सा फिर ट्री का कोई ट्री है वहाँ पर। चीफ ब्राउन थॉट फॉर अ मोमेंट, वो थोड़ी देर के लिए सोचते येस देयर इज़ वन, हाँ एक वन है वहाँ पर एक। ऑन द साउथ साइड ऑफ द हाउस, हाउ डिड यू नो, साउथ साइड में, हाउस के बिल्कुल साउथ साइड में जाएंगे तो वहाँ पर है, लेकिन तुम्हें कैसे पता। द 4 वर्ड से सो, ये 4 वर्ड यही तो बोल रहे हैं। एनसाइक्लोपीडिया आंसर करता है दे डू, सेड चीफ ब्राउन, तो चीफ ब्राउन पूछते हैं क्या सही में वो ये बोल रहे हैं। सी फॉर योर सेल्फ, एनसाइक्लोपीडिया अर्ज, तो एनसाइक्लोपीडिया बोलता है कि खुद से देख लो। चीफ ब्राउन स्टडीड द 4 वर्ड, वो फिर से उन 4 वर्ड को जो है चेक करते हैं, पढ़ते हैं। नोम, यूटस, स्वीडन, हर्ट्स। ही शुक हिज हेड एंड पास द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन अगेन, कैन यू फिगर इट आउट, तो उन्हें फिर से नहीं समझ आता कि मुझे तो नहीं समझ आया, और अपनी पत्नी को मिसेस ब्राउन को जो है वो बुक दे देते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें समझ आ रहा है। नोम इज़ अ शॉर्टनिंग ऑफ नोमिनेटिव, तो नोम क्या है, शॉर्टनिंग फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी, नोमिनेटिव की, एक ग्रामेटिकल टर्म है। ठीक है, स्टेटेड मिसेस ब्राउन बोलती हैं हु हैड टोट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, अब क्यों, क्योंकि मिसेस ब्राउन ने जो है इंग्लिश पढ़ाई है कुछ स्कूल में, हाई स्कूल्स वगैरह में, तो उन्हें इतना पता है कि नोमिनेटिव के लिए नोम वर्ड्स यूज़ किया जाता है। यूटस एज अ अमेरिकन इंडियन ट्राइब, अब यूटस जो है क्या है, एक अमेरिकन इंडियन ट्राइब है। स्वीडन एक कंट्री है जो कि नदर्न यूरोप में, और हार्ट का मतलब दर्द होता है। सी लिफ्ट हर गेज टू एनसाइक्लोपीडिया एंड शुक हर हेड, तो वो अपना जो है आंखें उठाती हैं और एनसाइक्लोपीडिया को देखती कि मुझे तो कुछ नहीं समझ आया, ऐसे जैसे नामे सर हिलाते हैं उस तरह से। आई कांट फिगर इट आउट, सी कन्फेस्ड, सो एडमिट करती है, कन्फेस मतलब एडमिट करना, मान लेना कि मुझे नहीं समझ आया क्या था। डेवनपोर्ट डिसअपेयर्ड राइट आफ्टर द होल्ड अप, एनसाइक्लोपीडिया रिमाइंडेड हर,
तो एनसाइक्लोपीडिया बोलता है कि डेवनपोर्ट कब डिसअपेयर हुआ, जब होल्ड अप हुआ, यानी कि जब ये रोबरी हुई, उन्होंने बंदूक के बल पर जब रोबरी की, उसके बाद से वो गायब है। एज डैड सेड, जैसे कि डैड ने बोला, पापा ने बोला, डेवनपोर्ट एंड नोलन मस्ट हैव हिडन द स्टोलन ज्वेलरी। अब पापा को लगता है कि डेवनपोर्ट और नोलन ने ही वो ज्वेलरी कहीं ना कहीं छिपाई है। प्रोबेबली नॉट अ वीक और सो अगो नोलन चेंज द हिडन प्लेस। तो एक हफ्ते या कुछ टाइम बाद ही नोलन ने किया होगा, वो जगह को चेंज कर दिया होगा जहाँ उन्होंने ज्वेलरी छिपाई है। यू थिंक दैट ही ट्राई टू टेल डेवनपोर्ट बाय फोन और फेल टू रीच हिम, मिसेस ब्राउन आस्क्ड। तो वो बोल रहे हैं कि वो शायद उसने डेवनपोर्ट को ट्राई किया होगा कि वो फ़ोन से बताए, लेकिन वो नहीं बता पाया। सो ही रोट द 4 वर्ड्स एज ही वॉज डाइंग। तो उसने सिर्फ 4 लेटर लिखे जो वो उनको बता सकता था, जिससे कि डेवनपोर्ट को समझ आ जाए। चीफ ब्राउन नोडेड, मतलब हाँ में सर हिलाते हैं। वी विल फाइंड डेवनपोर्ट नाउ डैट वी नो हिज एड्रेस। तो अब तो हम डेवनपोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें उसका एड्रेस पता है। ही विल लर्न ही हैज़ बीन लेफ्ट द पाम ट्री नर्सरी, मिसेस ब्राउन सेड। सो उसे भी ये पता चल जाएगा, अगर पाम ट्री नर्सरी जो उसने छोड़ दी है तो उसे भी पता चल जाएगा। एंड द 4 वर्ड्स विल टेल हिम वेयर द ज्वेलरी इज हिडन। और वो 4 वर्ड से वो समझ जाएगा कि वो ज्वेलरी कहाँ है। राइट, इंसाइक्लोपीडिया सेड। तो इंसाइक्लोपीडिया बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही। द कोड इज सिंपल। ये जो हिडन मैसेज है, जो कोड लिखा है, 4 वर्ड्स लिखे, बहुत सिंपल है। स्पेशली एज इट्स रिटन ऑन अ शीट फ्रॉम अ कैलेंडर, क्योंकि वो कैलेंडर की शीट पे लिखी है। डेवनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट ईजिली, वो बहुत ईजिली इसे समझ जाएगा। इट वुडंट मेक मच सेंस टू समवन हु इजंट वर्किंग फॉर अ हिडन प्लेस। ये बाकी लोगों के लिए ऐसे ही अजीब से वर्ड्स होंगे क्योंकि वो किसी जगह को ढूंढ नहीं रहे हैं, लेकिन जो किसी स्पेशल जगह को ढूंढ रहा है, हिडन प्लेस को ढूंढ रहा है, उसके लिए तो बहुत ईजी है। लिरोय, मिसेस ब्राउन एक्सक्लेम्ड, व्हाट डू द 4 वर्ड्स मीन। तो वो मिसेस ब्राउन उनसे पूछते हैं कि ये 4 वर्ड्स का मतलब क्या है। यू ऑलरेडी गेस्ड मॉम। तो वो बोल रहा है कि आपने ऑलरेडी गेस कर लिया है। दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज हिडन, ये बता रहे हैं कि ज्वेलरी कहाँ छिपी है। सो मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोड विद इम्पेशंस वेयर। तो अब ऐसे लग रहा था कि मिसेस ब्राउन का पेशेंस लेवल बिल्कुल जा चुका है, वो एक्सप्लोर करने वाली कि जल्दी से बता दो कहाँ पर। तो उन्होंने बोला कहाँ। एनसाइक्लोपीडिया स्माइल करता है। वाई अंडर द 5th वर्ड ही सेड। तो बोलता है कि जो 5th वर्ड है उसके नीचे। वट वॉज द 5th वर्ड, लेकिन 5th वर्ड तो है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ 4 ही वर्ड है। To tell Davenport where he had hidden the stolen jewelry, Nolan wrote a 4-word code. तो डेवनपोर्ट को बताने के लिए उसने क्या किया कि स्टोलन ज्वेलरी कहाँ छुपाई है, उसके लिए उसने क्या किया, 4 वर्ड लिखे। एज अ की ऑफ द कोड, ये जो है उसकी जो मतलब कोड है उसकी की है। ही रोट द 4 वर्ड ऑन अ शीट फ्रॉम अ डेस्क कैलेंडर। उसने कहाँ लिखे 4 वर्ड, डेस्क जो कैलेंडर रखा होता है उसकी शीट पे लिखे। द 4 वर्ड स्टूड फॉर डेज ऑफ द वीक। जो 4th वर्ड है वो स्टूड करता है किसके लिए, डेज ऑफ द वीक के लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से। नोलन ड्रॉप्ड द लेटर डे। अब उन्होंने जो लेटर है उसको हटा दिया, डे को। देन ही यूज द अदर लेटर टू फ्रॉम वर्ड्स, जैसे कि नोम, ठीक है, नोम का मतलब हो गया मंडे। यूटस, अब उल्टा फुल्टा उन्होंने करके लिख दिया। ट्यूसडे, और सब में से क्या किया उसने, जैसे मंडे में से क्या किया, डे हटा दिया, ट्यूसडे में से डे हटा दिया, तो और वेडनेसडे में से डे हटा दिया, थर्सडे में से भी डे हटा दिया, और बाकी वर्ड्स को उसने लेटर्स को आगे पीछे करके लिख दिया। तो नोम का मतलब हो गया मंडे, यूटस का मतलब ट्यूसडे, स्वीडन का मतलब वेडनेसडे, एंड हर्ट्स का मतलब थर्सडे। द अनरिटन 5th वर्ड, तो अनरिटन वर्ड क्या होगा, फ्राइडे, ठीक है, फिर जो कि क्या है, फ्राइडे, और फ्राइडे से क्या होगा, फिर ट्री भी बन रहा है। द ज्वेलरी वॉज फाउंड इन साइड अ 20 gallon जग ऑफ अर्थ फ्रॉम विच ग्रू द यंग फर ट्री इन नोलन नर्सरी, जस्ट एज एनसाइक्लोपीडिया हैज फोरसीन। फोरसीन मीन्स प्रेडिक्टेड, जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया ने बताया था कि जो यंग फिर ट्री है उसके नीचे या उसके आसपास कहीं पे ज्वेलरी होगी। और जब उन लोगों ने जाकर वहाँ पर चेक किया तो 20 गैलन का जो बड़ा सा जग था वो अर्थ के अंदर था, और उसके ऊपर जो है यंग फिर ट्री जो है वो ग्रो कर रहा था, और नोलन की नर्सरी में ही था जहाँ पर जो है उन्हें वो ज्वेलरी मिली थी। और ये ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था किसने, एनसाइक्लोपीडिया ने, लिरोय ने। तो इसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ये लिखा है डोनाल्ड जे सोबल ने, अडेप्टेड है। देन इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो पहले कर लेते हैं इसके डिफिकल्ट वर्ड, न्यू वर्ड्स भी आपके हो जाएंगे। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव क्या होता है, अ पर्सन हुज जॉब इज टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट
क्राइम, तो जिसकी जॉब होती है क्राइम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिले जो नहीं दूसरे लोग आसानी से ढूंढ पाए उन्हें ढूंढना। मिस्ट्री, समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, कोई ऐसी चीज़ जो समझना या एक्सप्लेन करना मुश्किल है। एविडेंस, इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प टू प्रूव समथिंग इज़ ट्रू और फॉल्स। एविडेंस क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है जो बताता है कि कोई चीज़ या बात सही है या गलत है या झूठ है। सस्पिशियस, तो हैविंग डाउट्स अबाउट समवन और समथिंग, किसी इंसान या चीज़ को लेकर डाउट्स होने को हम सस्पिशियस बोलते हैं। फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग। क्लिप्ड, कट ऑफ और रिमूव फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ को रिमूव करना या हटाना। डिड्यूस्ड, टू कम टू अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन रीजनिंग, तो रीजनिंग के अकॉर्डिंग या उससे किसी कंक्लूजन पर आना, मतलब एक जो है आइडिया पर आ जाना या लास्ट में जिसे बोलते हैं डिसीजन पर आ जाना, उसे बोलते हैं टू फिगर आउट समथिंग। कोड, अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स, लेटर और साइंस यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स ऑफन केप्ट सीक्रेट। सो वर्ड से, लेटर से, साइंस से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना जिसको मोस्टली सीक्रेट रखा जाता है कोडिंग की तरह। नर्सरी, अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन, तो एक ऐसी जगह जहाँ पर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, केयर की जाती है बेचने से पहले। स्ट्रोक, अब मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड फ्लो जो है ब्रेन को इंटरप्ट कर देता है, वहाँ नहीं पहुँच पाता, जिससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। विल, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें बताते हैं कि किसी इंसान की बिलोंगिंग्स, चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब की जाएंगी या कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी उनके मरने के बाद। रोबरी, द क्राइम और टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन बाय फोर्स और थ्रेट, किसी को डराकर धमकाकर किसी से कोई चीज़ लेना। टेस्टिफाई, टू स्पीक और गिव एविडेंस इन कोर्ट, तो किसी के खिलाफ या किसी के लिए जो है कोर्ट में जाकर बोलना, डेट मीन्स टेस्टिफाई करना। नाउ अ फैक्ट इज समथिंग दैट कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स, तो एक फैक्ट क्या होता है जिससे आप किसी भी चीज़ को ट्रू या फॉल्स प्रूव कर सकते हैं। अ फैक्ट इज नॉट ऑन बेस्ड ऑन पीपल्स बिलीफ, ये आपके बिलीफ पे जो है बेस नहीं करता। एन ओपिनियन ऑन द अदर हैंड इज अ बिलीफ, फीलिंग और जजमेंट एंड कैन वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, अलग अलग हो सकते कोई भी ओपिनियन या जजमेंट है सब कुछ। एन ओपिनियन कैन नॉट बी प्रूवन, एक ओपिनियन को आप प्रूव नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2 ऑफ द स्टोरी आर फैक्ट्स, अब यहाँ पर हमें बताने कौन सी चीज़ें फैक्ट थी स्टोरी में से और कौन से ओपिनियन है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है, एनसाइक्लोपीडियाज फादर वॉज अ चीफ ऑफ द पुलिस, तो ये फैक्ट है, ये सबके लिए सच है, ये किसी के लिए बदलेगा नहीं। ओके, एवरीवन थॉट द चीफ ब्राउन मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कस्ट, जो है कंट्री का सबसे स्मार्टेस्ट चीफ है, तो ये सबका ओपिनियन था, फैक्ट नहीं था, क्योंकि फैक्ट क्या था, लेरोय उन्हें जो है उनमें केस में हेल्प करता था। बेस्ड ऑन पीपल्स बिलीफ, एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक ऑफ और सेट ऑफ बुक फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम ए टू जेड, तो ये फैक्ट है क्योंकि ये डेफिनेशन है किसकी, एनसाइक्लोपीडिया की। Leroy's friend said that he was like a library and a computer rolled into one and more user friendly, तो क्या ये क्या था, ओपिनियन था सबका, वो कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई लाइब्रेरी नहीं था, वो सिर्फ चीज़ों को, फैक्ट्स को याद रखता था। उसके फ्रेंड का जो सब्जेक्टिव व्यू है वो। टू मास्क्ड मैन हेल्प द डायमंड मार्ट ऑन द 6th एवेन्यू, ये क्या है, फैक्ट है, वेरीफिएबल जो है इवेंट था जो हुआ था। नोलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट वाइल बोथ वर इन द प्रिजन इन साउथ कैलिफोर्निया, सो डेट इज फैक्ट कि वो मिले थे वहाँ पर। चीफ ब्राउन हंच वॉज डेट डेवनपोर्ट एंड नोलन डिसाइड टू हाइड द लूट अंटिल थिंग्स कूल डाउन, तो ये चीफ ब्राउन का क्या था, फैक्ट नहीं था, ये उनका ओपिनियन था कि उन्हें लगता था कि ऐसा हुआ है, उनकी फीलिंग थी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो डेट इज ओपिनियन। नोलन रोट अ 4-word कोड टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, ये फैक्ट था जो कि हमें स्टोरी में पता भी चला लास्ट में कि ज्वेलरी कहाँ है। नाउ कंप्लीट द टेबल बाय चूजिंग द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ लेरोयस given in the box below. There is an extra word that you do not need. One example has been done for you, जैसे कि he read more books than anyone in the edible and he never forget a fact, so that is knowledgeable. इसी तरह से पूरा हमें करना है। Encyclopedia never spoke for the help he gave his father. He didn't want to seem different from the other boys, so that means he is humble. Encyclopedia sat quietly. He knew his mother and father were discussing the case for his benefit. That is, इसका मतलब क्या हो, वो लिसनर भी बहुत अच्छा है। यूजुअली ही नीड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन टू सोल्व अ केस बिफोर डेजर्ट, सो मीन्स वो कितना क्लेवर है, क्लेवरनेस यहाँ पर दिखाई दी है कि मतलब वो सूप पर थे, सूप के बाद वो डेजर्ट वगैरह लेते तो उससे पहले वो जस्ट सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता था और पूरा केस सोल्व कर देता था।
Now let us think and reflect. Read the given extract and answer the question that follows. Chief Brown would have liked to tell everyone about his own child, only child, but who would believe him? Who would believe that the best detective alive was a 8th grader? So he said nothing. Encyclopedia never spoke to the of the help he gave his father. He didn't want to seem different from other boys, but there was nothing he could do about his nickname. He was stuck with it. Only his father and teachers called him by his real name, Leroy. Everyone else called him Encyclopedia. तो ये बुक से जो है पूरा आपका जो है एक्सट्रैक्ट निकाला गया, पैराग्राफ निकाला गया है कि चीफ ब्राउन सबको बताना चाहते थे अपने बच्चे के बारे में, लेकिन उन्हें लगता था कि कौन बिलीव करेगा कि एक 8th क्लास का बच्चा जो है इतनी सारी चीज़ें पता है उसे और इतने मुश्किल केसेस को वो सोल्व कर रहा है, तो इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताते थे. सेम जो लिरोय था वो भी किसी को कुछ नहीं बताता, बिकॉज क्योंकि वो बाकी बच्चों से अलग नहीं दिखना चाहता था कि बाकी बच्चों को लगे कि ये पता नहीं क्या है, अपने आप को क्या समझता है, तो वो भी किसी को कुछ नहीं बताता था, ना ही कभी बोलता था कि उसने अपने फ्रेंड की हेल्प फादर की हेल्प की या इस तरह से. ठीक है. और कोई उनके दोस्त जो उसे इंसाइक्लोपीडिया ही बुलाते थे और उस नाम के साथ वो फंस चुका था, सिर्फ उनके टीचर और उसके पेरेंट्स ही उसे उसके एग्जैक्ट नाम से जो उसका नाम था उससे बुलाते थे. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सुटेबल रीजन. चीफ ब्राउन डायलेमा कैन बी कॉल्ड यूनिक बिकॉज. अब यूनिक क्यों हो सकता है? ही वॉन्टेड टू टेल एवरी वन हिज सन वॉज अ ब्रिलियंट डिटेक्टिव. वो सबको बताना चाहता था कि उसका बेटा जो कितना ब्रिलियंट है, बट नो वन वुड बिलीव. लेकिन कोई उसे बिलीव नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं करता कि 8th ग्रेड का बच्चा इतना टैलेंटेड हो सकता है. What can be inferred about why Encyclopedia never spoke of the help he gave his father? तो क्या इससे पता चलता है कि जो लिरोय था, इंसाइक्लोपीडिया था, वो किसी को अपने फादर की हेल्प के बारे में या कभी बात ही नहीं करता था. सो इससे क्या पता चलता है? ही डिज़ायर टू ब्लेंड विद द अदर बॉयज़ टू प्रिवेंट सीमिंग डिफरेंट. क्योंकि वो बाकी लड़कों की तरह लगना चाहता था और वो इसलिए नहीं बताता था कि कहीं वो बाकी लड़के उसे कुछ अलग समझने लगेंगे. द पेरेंट्स choose not to call their son encyclopedia. Select the reason that is false. So अब इसमें से आपको वो रीज़न चूज करना है जो कि गलत है. For them he is more than his unique ability. क्योंकि उनके लिए वो उनकी एबिलिटी से बहुत ऊपर था, ज़्यादा था. He is their child with a personal identity. Calling him by his real name reflect their affection and the desire of acknowledge him as a ordinary boy. तो इससे उन्हें लगता था या बच्चे को भी लगता होगा कि वो मुझे नॉर्मल ही समझ रहे हैं, ऐसा कोई अलग नहीं है. दे वांट हिम टू बी रिमेंबर्ड एज डिफरेंट फ्रॉम द अदर साउंड. सो ऐसा कुछ नहीं था, तो ये सी वाला इसका आंसर रहेगा. वट डज द राइटर मीन बाय द फैक्ट दैट लिरोय वॉज स्टक विद द नेम एनसाइक्लोपीडिया. तो राइटर का क्या मतलब है इस चीज़ से? इट मीन्स दैट थ्रो Although Leroy did not choose or particularly like the nickname, उसने खुद ने चूज नहीं किया और ना ही उसे वो नाम पसंद था. People around him used it so frequently that he had no choice but to accept it. लेकिन उसके आसपास के लोग जो हैं उसके लिए इतनी ज़्यादा बार वो वर्ड यूज़ करने लगे कि उसने उस नाम को एक्सेप्ट कर लिया था. Everyone called him encyclopedia because of his vast knowledge, क्योंकि उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा थी. And he couldn't change his nickname, और वो अपना नाम नहीं चेंज कर पा रहा था जो उसका निकनेम था. Chief Brown studied the 4 words Nome, Utus, Sweden and Hurt. He shook his head and passed the note to Mrs. Brown again. Can you figure it out? Nome is shortening form of nominative, a grammatical term, stated Mrs. Brown, who had taught English and other subjects in high school. Utus is an American Indian tribe. तो यहाँ पर वही फिर से दूसरा एक्सट्रैक्ट आया है. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है. What does Chief Brown रिएक्शन ऑफ शेकिंग हिज हेड सजेस्ट अबाउट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 4 वर्ड. तो क्या समझ आ रहा है, क्या वो बता रहे हैं? वो कंफ्यूज थे और उन्हें उन वर्ड्स की कोई भी सेंस बनती नहीं नजर आ रही थी, कोई सेंस नहीं वो बना पा रहे थे. आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. अब बताना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. मिसेस ब्राउन एक्सप्लेन द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड रादर देन डिकोडिंग द हिडन मैसेज बिहाइंड देम. कि मिसेस ब्राउन ने क्या किया, हर एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया कि ये वर्ड है, स्वीडन देश का नाम है, हर्ट का मतलब हर्ट होता है, नोम जो है नोमेटिव के लिए यूज होती है, शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, हर एक वर्ड को एक्सप्लेन किया था उन्होंने, वर्ड को या हिडन मैसेज को डिकोड नहीं किया. सो दैट इज ट्रू. What does Mrs. Brown inability to decode the
वर्ड सजेस्ट अबाउट द मैसेज, तो क्या इनेबिलिटी या क्या मैसेज के बारे में बताए, इस सजेस्ट दैट द मैसेज इज क्लियरली हिडन, तो इससे पता चल रहा है कि मैसेज को अच्छी तरह से हाइड किया गया था। नोट मेंट टू बी टेकन लिटरली, इसका मतलब एज इट इज़ नहीं था जैसे वो लिखा गया है। एंड रिक्वायर डीपर अंडरस्टैंडिंग और स्पेशल इंसाइट टू इंटरप्रेट, इसके लिए बहुत ही गहरी समझ चाहिए थी और स्पेशल इंसाइट चाहिए थी कि समझ पाएँ, क्योंकि कैलेंडर पे रखा है तो दिनों की बात की गई है। उसके बाद में दिन के नेम में से जैसे मंडे है तो डे ए वाई वाला वर्ड हटा दिया है, तो इस तरह से डीप इंसाइट इसके लिए चाहिए थी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली, तो इनके अकॉर्डिंग आपको ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द पर्पज ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज रिमाइंडर इन द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट वॉज टू इम्प्लाई डेट द मैसेज वॉज लाइक अ क्लू, वो जो मैसेज क्या था एक क्लू की तरह था जिसमें लोकेशन बताई गई थी किसकी, ज्वेलरी की, ठीक है, जो स्टोलन ज्वेलरी थी उसकी। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Nolan and Davenport were very close. Support this statement with the evidence from the text. So Nolan and Davenport were described as having met while in the prison and becoming closer during that time. तो वो जेल में मिले थे और एक दूसरे के दोस्त बने। After their release, जब वो वहाँ से रिलीज हुए, निकल गए जेल से, they worked together on a jewelry heist. उन्होंने जो एक ज्वेलरी heist में यानी कि चोरी में एक साथ काम किया। Nolan trusted Davenport enough to leave him a secret 4-word कोडेड मैसेज अबाउट द लोकेशन ऑफ द हिडन लूट। अब नोलन ने क्या किया, अपने दोस्त पे यकीन किया, वो उस पर इतना जो है ट्रस्ट करता था कि उसके लिए मैसेज छोड़ा 4-word का कोडेड मैसेज, जिससे वो ही समझ पाता कि उन्होंने जो हिडन लूट है सामान है वो कहाँ रखा है, शोइंग ए हाई लेवल ट्रस्ट एंड क्लोजनेस। वाई डिड डेवनपोर्ट डिसअपेयर राइट आफ्टर द ज्वेलरी होल्ड अप, तो डेवनपोर्ट जो है एकदम से क्यों जो है जैसे ही ज्वेलरी वो चोरी की उसके बाद से वो छिप गया, क्यों गायब हो गया। वट माइट हिज प्लान हैव बीन इफ नोलन हैज़ नॉट डाइड, तो उसका प्लान क्या होता अगर नोलन नहीं मरता तो। सो डेवनपोर्ट डिसअपेयर टू अवॉइड बीइंग कोर्ट और एंड टू ले लो वाइल द पुलिस वर एक्टिवली इन्वेस्टिगेटिंग द रोबरी। तो जो डेवनपोर्ट है उनका जो है आइडिया होगा कि जब तक डिसअपेयर रहूं या थोड़ा सा लो रहूं, लोगों की नज़रों में ना हूं, तब तक ये केस जो है थोड़ा सा ढीला नहीं पड़ जाता, या लोग जो इसके बारे में पूछने या बात करना बंद नहीं कर देते ताकि वो पकड़ा ना जाए। इफ़ नोलन हैड नॉट डाइड, अगर नोलन जो है नहीं मरता तो डेवनपोर्ट लाइकली प्लान टू मीट हिम लेटर, वो उससे पक्का मिलने आता। यूज़ द कोडेड मैसेज टू रिट्राइव द स्टोलन ज्वेलरी, और अब तो कोडेड, अगर वो नहीं मरता तो कोडेड मैसेज की ज़रूरत नहीं होती और वो इजीली स्टोलन ज्वेलरी को निकाल लेते। एंड देन स्प्लिट द लूट वंस द सर्च हैज़ डाइड डाउन, जब लोग और पुलिस इसके बारे में सर्च करना बंद कर देते तो जितना भी सामान था उसको बांट लेते। वट डज मिसिज ब्राउन इंटरेस्ट इन द केस टेल अस अबाउट हर, तो जो मिसिज ब्राउन इस केस में इंटरेस्ट ले रही थी उससे हमें उनके बारे में क्या पता चल रहा है। So Mrs. Brown interests show that she is intelligent, curious and enjoy intellectual challenges. तो इससे पता चलता है कि वो भी इंटेलिजेंट थे, क्यूरियस से जानना चाहते थे चीज़ों को, और जो इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस थे, जैसे कि लिरोइनो ने वो केस दिया कि इन वर्ड्स को दोबारा से पढ़ो, कुछ समझ आया, तो वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते थे। हर बैकग्राउंड एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स इंडिकेट्स ही इज़ एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेंट, तो इससे पता चलता है कि वो एनालिटिकल भी थे, ऑब्जर्वेंट भी थे, चीज़ों को देखते थे, एनालाइज करते थे, सब करते थे। ऑल्दो शी कुड नॉट सोल्व द पजल, वो जो है पजल को सोल्व नहीं कर पाए। हर विलिंगनेस टू एंगेज इन द केस शो सी वैल्यू लॉजिक एंड डिडक्टिव थिंकिंग एंड सपोर्ट हर फैमिलीज इंटरेस्ट इन सॉल्विंग क्राइम्स, लेकिन फिर भी वो कितने विलिंग थे, कितनी जो है पार्ट ले रहे थे, वो समझ रहे थे चीज़ों को, तो इनसे पता चलता है कि वो लॉजिक की वैल्यू करते हैं, उनकी थिंकिंग की वैल्यू करते हैं, और अपनी फैमिली के इंटरेस्ट में जो है वो अपना भी इंटरेस्ट शो करते हैं, सपोर्ट करते हैं उसे। एक्सप्लेन वाई चीफ ब्राउन वॉज प्राउड ऑफ हिज सन, तो चीफ ब्राउन जो है अपने बेटे पे इतना प्राउड क्यों करते थे। चीफ ब्राउन वॉज प्राउड ऑफ एनसाइक्लोपीडिया बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस थी उनके बेटे की वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। कीन ऑब्जर्वेशन था, बहुत ही मतलब अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, एंड लॉजिकल रीजनल स्किल थी। डिस्पाइट बीइंग जस्ट अ 8th ग्रेडर एनसाइक्लोपीडिया वॉज ऑफन एबल टू क्रैक टफ केसेज दैट स्टम्प्ड एक्सपीरियंस्ड अडल्ट, तो वो ऐसे ऐसे केसेस को भी सोल्व कर देता था जो बहुत बड़े बड़े पहुँचे हुए लोग, जो अपने आप को बहुत बड़ा डिटेक्टिव बोलते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते थे, वो भी नहीं सोल्व कर पाते थे। हिज ह्यूमिलिटी एंड
Quiet support in helping his father also earned his father deep respect and admiration. और साथ में वो किस तरह से अपने फादर की हमेशा हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से उसके फादर भी उसकी जो है रिस्पेक्ट और एडमायर भी करते थे उन्हें. Why were Chief Brown suspicious regarding Nolan and Davenport justified? तो चीफ ब्राउन जो हैं सस्पिशियस क्यों थे, सस्पिशन क्यों था उनका नोलन और डेवनपोर्ट के जस्टिफाइड पे, इवन व्हेन देयर वाज अ लैक ऑफ करेक्ट कॉन्क्रीट प्रूफ, जबकि वहाँ पर प्रूफ नहीं था उनके पास. जो चीफ ब्राउन सस्पिशंस वर बेस्ड ऑन अ सोलिड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो एक सोलिड उनके पास एविडेंस था जिससे उन्होंने ऐसा सोचा. नोलन एंड डेवनपोर्ट्स क्रिमिनल हिस्ट्री, क्योंकि उन दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री है. देयर सडन डिसअपियरेंस आफ्टर द रोबरी के बाद एकदम से गायब हो जाना. एंड द क्रेप्टिक नोट फाउंड इन नोलन्स नोटबुक ऑल पॉइंटेड टुवर्ड्स देयर इन्वॉल्वमेंट. और जैसे ही वो नोलन मरा तो उसके बाद उसने जो 4 वर्ड्स लिखे, वो जो क्रेप्टिक नोट उन्हें मिला, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करें तो उस चीज़ से मेल खाती हैं. इवन विदाउट डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, ये क्लू जो है उनके एक हंच पैदा किया उनमें, एक जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आई, स्ट्रॉन्ग जो उनकी फीलिंग आई, जो कि रीजनेबल थी और लॉजिकल भी थी. एनालाइज द रोल ऑफ द 4 वर्ड कोडेड मैसेज इन द स्टोरी. सो द 4 वर्ड कोडेड मैसेज, नोम, देन कोमा आएगा यहाँ पर, यूटस, स्वीडर एंड हर्ट्स, प्लेड अ की रोल इन द मिस्ट्री. एट फर्स्ट इट सीम मीनिंगलेस, स्टार्टिंग में तो ये लगता है क्या वर्ड है, कुछ नहीं है ये तो, बट एनसाइक्लोपीडिया अप्लाइड हिज लॉजिकल थिंकिंग टू डिकोड इट. लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी थिंकिंग यहाँ पर अप्लाई की. ईच वर्ड पॉइंटेड टू द 5th वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पेज, तो हर एक वर्ड जो कुछ ना कुछ वहाँ पर बता रहे थे. विच रिवील्ड द हिडन क्लूज अंडर स्टेप, जो है हिडन क्लू यहाँ बता रहे हैं. शोइंग वेयर द स्टोलन ज्वेलरी वाज केप्ट, जिससे पता चलेगा कि जो ज्वेलरी है जो चुराई गई थी वो कहाँ रखी है. अनदर लेयर ऑफ मीनिंग कनेक्टेड द कोड्स वर्ड्स, और दूसरी लेयर कब आती है, जब ये सारे हैं डेज ऑफ द वीक, मंडे टू थर्सडे, विद द 5th मिसिंग डे, और जो 5वां दिन है वो मिसिंग है, डेट इज फ्राइडे, लीडिंग टू द फाइनल क्लू. द ज्वेलरी वॉज हिडन इन अ फिर ट्रीज जग. ठीक है, तो वहाँ पर इसको दबाया गया या छिपाया गया है. थस द कोडेड मैसेज एडेड कॉम्प्लेक्सिटी टू द मिस्ट्री, तो कोडेड मैसेज जो है कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ मिस्ट्री में डाल देते हैं. टेस्टेड द रीडर थिंकिंग, अब रीडर भी तो सोच सकता है ना कि क्या बात है, क्या इसका मतलब हो सकता है. एंड हाईलाइटेड एनसाइक्लोपीडिया शार्प डिडक्टिव स्किल, और एनसाइक्लोपीडिया की स्किल भी यहाँ पता चलती कि वो कितना डीप जो है चीज़ों को सोचता था, कितने अलग तरीके थे. नेक्स्ट, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लिरोय विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर ट्रेट्स टेबल गिवन इन लेट अस डिस्कस सेक्शन. तो जो उसके बारे में बताई गई थी उनसे रिलेटेड अब हमें उसका पूरा कैरेक्टर स्केच लिखना है. You may begin it like Encyclopedia was a knowledgeable 8th grader who never forget a fact that he read. तो अगर वो कोई भी चीज़ पढ़ ले तो वो कभी नहीं भूलता था. Encyclopedia was a knowledgeable 8th grader with an excellent memory and sharp observation skills. His logical mind and calm reasoning made him a brilliant young detective who could often solve case with just one question. और वो सारे क्वेश्चन को इतने मतलब ब्रिलियंट था, वो कोई भी केस हो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ के वो सारे केसेस को सोल्व कर देता था. डिस्पाइट हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस ही वॉज हम्बल एंड नेवर बोस्टेड अबाउट हेल्पिंग हिज फादर इन पुलिस केसेस. अब उसके पास इतनी इंटेलिजेंस थी लेकिन फिर भी वो बहुत हम्बल था, कभी भी बाहर जा के किसी को भी ये नहीं बताता था कि वो अपने फादर की पुलिस केसेस जो भी होते हैं उनमें हेल्प करता है. Knowing by the nickname Encyclopedia because of his vast knowledge, he preferred to stay grounded. अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसे सब कुछ पता था, जो वो चीज़ें देखता था या सुनता था या पढ़ता था सब याद रहता था, लेकिन फिर भी वो जो ग्राउंडेड रहता था, बाकी बच्चों की तरह लगना चाहता था, उनके साथ ही ब्लेंड रहता था और क्वाइटली जो है चीज़ों को सुनता था, यानी कि एक अच्छा लिसनर भी था वो. His humility, cleverness एंड डिपेंडेबिलिटी मेड हिम बोथ एडमायरेबल एंड लाइकेबल, और इन चीज़ों की वजह से वो बहुत ही एडमायरेबल और लाइकेबल था. नाउ मैच द फ्रेज वर्ब्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द कॉलम 1 विद देयर मीनिंग इन द कॉलम 2. तो यहाँ पर हमें करना है इनको मैच. पुट ऑन, वेयर, क्लोथ्स, हैट वगैरह ये पहनना. कूल डाउन, बिकेम फॉर्मल और काम्ड. टर्न्ड अप, अपीयर और बिकेम बीन डिस्कवर्ड. मेक ऑफ, हैव एन आइडिया और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग. Figure out, solve a problem. Got away with, escaped without being punished. Now fill in the blank with the phrasal verb in the column 1.
फाइनली सम इम्पोर्टेंट एविडेंस अबाउट द केस हैज़ टर्न्ड अप. टर्न्ड अप मतलब अपीयर, आ गए हैं या मिल गए हैं. आफ्टर आई कूल डाउन यानी कि शांत हो गए. आई अंडरस्टूड दैट आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक, कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है. आई कूडंट फिगर आउट, मुझे समझ ही नहीं पाता वाई ही वॉज एंग्री विद मी, कि वो मेरे से गुस्सा क्यों है. ही पुट ऑन हिज स्पेशल कोट यानी कि उसने अपना कोट पहना एंड वेंट टू हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी. रवि फॉरगेट्स टू डू हिज होमवर्क बट ही गोट अवे विद इट एज टीचर्स डिडंट आस्क फॉर इट दैट डे. लेकिन वो बच गया क्योंकि टीचर ने पूछा ही नहीं उस दिन. I do not know what to make of his behavior. Now fill in the blank of the following sentences by choosing the correct word pairs from the books given below. So यहाँ जो दिया है इसमें से आपको इन वर्ड्स में से यूज़ करके फिल करना है. So after running for 50 kilometer last week, I felt weak for 4 days. Week का मतलब यहाँ पर है सप्ताह, वीक, और यहाँ इस वीक का मतलब है कमज़ोर. When the committee met yesterday, so जब कमेटी मिली रात को, they brought 4 local cases to the fore. So 4 मतलब 4 जो है लोकल केसेस वो लेकर आए. ठीक है, तो 2 वर्ड्स है, सेम साउंड्स होता है लेकिन इनका जो है मीनिंग अलग अलग होता है. While learning to drive, जब ड्राइव करना सीख रहे थे, रीना used too much force on the brake, causing the car to break down. अब वो ब्रेक पे जो जिससे गाड़ी रुकती है उस ब्रेक पे ज़्यादा फोर्स लगाते थे जिसकी वजह से गाड़ी में टूट गई, ब्रेक हो गई. ही वॉज कंपोज अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ म्यूजिक ऑर्डर टू ब्रिंग पीस ऑफ 1000 ऑफ पीपल. सो पीस मतलब एक गाना उन्होंने बनाया, पीस बनाया जो 1000 ऑफ लोगों के लिए शांति लेकर आए, पीस लेकर आए. सी वॉज बिजी डाइंग हर हेयर, वो अपने बालों में डाई कर रही थी, बिजी थी. नोट केयरिंग अबाउट द डाइंग फ्लावर्स इन द गार्डन, और जो गार्डन में जो फ्लावर्स थे वो मर रहे थे उनकी तरफ नहीं देख रही थी. लेरोय सोल्ड द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग 5th वर्ड विद हिज क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी. तो लेरोय ने जो 5th वर्ड जो मिसिंग था उसकी मिस्ट्री को सोल्व किया अपने क्रिटिकल थिंकिंग से. नाउ यू हैव टू वर्क इन पेयर, सोल्व द पजल गिवन इन द इलस्ट्रेशन. तो अब ये है, इसका आंसर क्या होगा, टॉप सीक्रेट. इसी तरह से इन सबको बताना. अब देखो एज्ड, एज, मिडल एज्ड. ठीक है, सेकंड क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अप टू यू, गो फॉर इट, सिक्स्थ सेंस, 6 हो गई ना, 6 सेंस. अब मिलियन के आगे 1 लिखा है तो 1 in million. ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, और ये क्या होगा, क्रॉस रोड्स. इस तरह से आप इनको कर सकते हैं. स्पूनरिज्म इज अ मिस्टेक मेड वाइल स्पीकिंग. तो ये एक मिस्टेक होती है जब आप बोलते हुए बोलते हुए करते हैं. Where the first sound of the word in a phrase or a sentence are exchanged with each other. जब फर्स्ट साउंड होता है फ्रेज का या सेंटेंस का, वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं. This usually give a funny meaning. तो इनके मीनिंग जो है बहुत फनी होते हैं. Some example of spoonerism are giving. Wrong load instead of long road. ठीक है, wrong load बोल देते हैं कई बार long road की बजाय. Round of mice instead of mound of rice. तो कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं. फाइंड द करेक्ट ऑर्डर. अब इनको जो है आपको करेक्ट करके बताना है क्या है. नोइंग सेट्स, तो ये क्या है, शोइंग नीड्स. मोर सेंसिबली, शोइंग नीड्स. इट्स रोरिंग विद पेन, सो इट्स पोरिंग विद रेन. प्लास्टर मैन, मास्टर प्लान. ब्लारम वेंट, तो वार्म ब्लैंकेट. टार्स एंड क्रैक्स, सो कार्स एंड ट्रक्स. शेक अ टावर, टेक अ शावर. बीड अ रोक, रीड अ बुक. मार्डन मी पडम, सो पार्डन मी मैडम. तो इस तरह से कई बार हो जाता है, जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं तो कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड. एवरीवन थॉट, सबने सोचा, डैट ही मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री, कि वो सबसे स्मार्टेस्ट है, पुलिस ऑफिसर है. सी रीड वट ही हैड कॉपीड, उसने वही पढ़ा जो उसने लिखा. दे टेल वेयर द ज्वेलरी हैज हिडन, कि कहाँ पर ज्वेलरी जो है छिपी हुई है. No major shortening of nominative, a grammatical term, stated Mrs. Brown, who had, जिसने जो है इंग्लिश पढ़ाई और बाकी सब्जेक्ट्स हाई स्कूल में. Nolan and Davenport had met. Chief Brown said, अब चीफ ब्राउन ने बोला, while both were in the prison, जब वो दोनों कहाँ थे, प्रिजन में थे, जेल में थे. When he came up against a case he couldn't solve, he acted. तो जब भी आता है ऐसी चीज़, जब वो केस को सोल्व नहीं कर पाते तो इस तरह से एक्ट करते हैं. The code is simple, especially as it is written on a sheet of from a calendar. तो ये कोड तो बहुत सिंपल है और खासकर जब ये कैलेंडर पे लिखा है तो खासकर और भी ज़्यादा.
दे बिकम फ्रेंडली बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, क्योंकि उनके बीच के जो इंटरेस्ट है वो सेम थे। एनसाइक्लोपीडिया सोल्ड द केस फॉर हिम, अब वो जो है उनके लिए केस सोल्व कर देता था खाना खत्म होने से पहले। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन्हीं वर्ड्स को यूज करके हमें इन सबको करना है फिल। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या आएगा आपका, हु। डिटेक्टिव स्टोरीज आर एक्साइटिंग कीपिंग रीडर गेसिंग हु इज द रियल कल्प्रिट, की जो रियल कल्प्रिट है, जो जिसने जो ये जो भी है, अगर चोरी की है या कोई दूसरा एक्सीडेंट हुआ है जो भी है तो किसने किया है। दे टेक प्लेस इन सेटिंग वेयर क्लोज आर हिडन, वेयर केयरफुली, डैश द मिस्ट्री सीम रिस्की, तो उसके बाद है दो, मिस्ट्री जो है थोड़ी सी रिस्की होती है। अ क्लेवर डिटेक्टिव ऑलवेज फाइंड आंसर, रीडर्स ऑफन वंडर्स व्हाई criminals leave small but important clues. The challenge is to decide which and when, which suspect is guilty and when the truth is revealed. Everything makes sense. जब सारी चीज़ें पता चल जाती है सब कुछ सेंस बनाता है। But one wonder if they could हैव सोल्ड इट देमसेल्व्स, कि वो खुद भी तो सोल्व कर सकते थे, जैसे डिटेक्टिव सोच रहे वैसे हम भी तो सोच सकते थे, जैसे लिरोय ने सोचा वैसे हम भी तो सोच सकते थे, लेकिन हम नहीं सोच पाए। दिस स्टोरीज आर फन बिकॉज, अब क्यों फन है, बिकॉज दे मेक रीडर थिंक टिल द वेरी एंड, क्योंकि लास्ट तक सोचते रहते हैं इसमें रीडर कि इसमें लास्ट में होगा क्या। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, तो इनके साथ आपको वर्ड्स को करना है कनेक्ट। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, वी गेव हिम द सिग्नल ही वॉज वेटिंग फॉर द सिग्नल, सो वी गेव हिम द सिग्नल डैट ही वॉज वेटिंग फॉर, तो हमने उसे वो सिग्नल दिया जिसके लिए वो वेट कर रहा था। वी वेंट टू अ प्लेस द इंसिडेंट ओकर्ड हेयर, सो वी वेंट टू द प्लेस वेयर द इंसिडेंट ओकर्ड, जहाँ पर इंसिडेंट हुआ था। टीचर सेड सी वुड रिटायर सून, सी इज नाउ नियरली 60, सो द टीचर हु इज़ नियरली 60, तो जो टीचर है जो लगभग 60 साल की हो गए हैं, सेड सी वुड रिटायर सुन के वो जल्दी ही रिटायर हो जाएंगे। इट वॉज द डे हाफ द क्लास वॉज एबसेंट, सो इट वॉज द डे वेन हाफ द क्लास वॉज एबसेंट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, व्हाट्स सस्पिशियस अबाउट दैट, इसमें क्या सस्पिशियस है, मिसेस ब्राउन पूछती हैं। व्हाट डू यू मेक द 4 लेटर वर्ड, कि तुमने इससे लिरोय तुमने इससे क्या बनाया 4 वर्ड से। Wasn't he mixed up in a ज्वेलरी robbery for a few years ago, क्या कुछ साल पहले जो है वो किसी ज्वेलरी रोबरी में मिक्सअप नहीं था, यानी कि उसका हाथ था उसमें। Didn't you search Nolan's house dear, क्या तुमने नोलन का हाउस सर्च नहीं किया, ढूंढा नहीं कुछ भी। Then he is there a young fir tree in Mr. Nolan's palm tree nursery, क्या मिस्टर नोलन के palm tree nursery में कोई fir tree है। So the given sentences are the direct words of the speaker, hence दे आर इन डायरेक्ट स्पीच, तो वो डायरेक्ट स्पीच में लिखे गए हैं। देखो इनके सामने जो 2 कोमे लगे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब क्या होता है कि स्पीकर ने जैसे बोला है उनको वैसे के वैसे लिखा गया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। वाइल रिपोर्टिंग दिस डायरेक्ट वर्ड्स टू समवन एल्स एट सम अदर टाइम एंड सम अदर प्लेस वी मेक सर्टेन मॉडिफिकेशन, तो हम जो कुछ चेंजेस उसमें कर देते हैं, कभी पर्सन में, टेंस में, एडवर्स में, प्लेस में या टाइम में। ठीक है, अब चेंजेस इन टाइम, प्रेजेंट से पास्ट में हो जाता है, पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कहीं पर चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट पर प्रोग्रेसिव होगा तो पास्ट प्रोग्रेसिव में होगा, सेम पास्ट प्रोग्रेसिव है तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। इस तरह से हमेशा चेंज होते हैं। प्रेजेंट मोडाल्स जो होते हैं विल, वो किस में चेंज हो जाते हैं, वुड में, लेकिन पास्ट मोडाल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं, आई की जगह ही और शी का यूज़ होता है। अगर मुझे किसी ने कोई बात बताई तो उसने एग्जैक्टली मुझे बताया, लेकिन जब मैं किसी और को वो बात बताऊंगी तो मैं क्या बोलूँगी कि उसने मुझे ये बात बताई, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे ये बात बताई या मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उसने मुझे ये बात बोली है। तो आई ही और शी में चेंज हो जाता है, यू भी ही शी में यू चेंज होता है, यू अस में भी चेंज होता है, वी दे में चेंज हो जाता है, माई हर और हिज में, आवर्स देयर में, यूअर्स जो है हर हिज और देयर्स में, मी हर हिम, अस देम, माइन हर्स और हिज, आवर्स देयर्स, यूअर्स हर्स। और टाइम और प्लेस कैसे होगा, नाउ, देन, अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे में चेंज हो जाता है, टुमारो,
द फॉलोइंग डे, yesterday द डे बिफोर, नेक्स्ट डे, मंथ ईयर है तो द फॉलोइंग वीक मंथ और ईयर, here there this that these those. So there are two types of interrogative sentences. They are two WH questions होते हैं, yes या no questions होते हैं. Step 4 reporting WH questions and yes no questions. Replace the reporting verbs said. अब said जो है आपका चेंज हो जाता है with the words like asked, enquired, interrogated and questions. कन्वर्ट द इंटोग्रेटिव सेंटेंस इनटू डिक्लेरेटिव जब आप डिक्लेयर करते हैं. अप्लाई द अप्रोप्रिएट टेंस शिफ्ट एज द रूल ऑफ टेंस चेंजेस. तो जैसे वो टेंस चेंजेस होंगे वो भी आपको अप्लाई करना है. रिमूव कोटेशन मार्क्स आपको हटा देने हैं, वहाँ से क्वेश्चन मार्क्स हटा देने हैं. कंजक्शन जो है वो यूज़ हो जाएगी, हट जाएगी रिपोर्ट पेज में. इन WH और WH क्वेश्चन जो होंगे प्लेस द WH वर्ड इमीडिएटली आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ड. जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ड आएगी रिपोर्टिंग स्पीच में वहाँ पर वो वर्ड्स आएंगे. इन येस एंड नो क्वेश्चन यू कैन यूज़ इफ़ और वेदर इमीडिएटली आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ड. अब कुछ वर्ड्स हमें यहाँ पर फॉलोइंग स्टेप्स को यूज़ करके हम सेंटेंस बनाने हैं. मिसेस ब्राउन आस्क्ड. अब मिसेस ब्राउन ने पूछा व्हाट वाज सस्पिशियस अबाउट दैट. वहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ बताना है कि क्या पूछा था. तो उसने जो पूछा वो लिखा हमने. मिसेस ब्राउन क्वेश्चन लेरोए, वो उसे पूछती हैं, क्वेश्चन करती हैं. व्हाट ही मेड ऑफ द 4 वर्ड्स, तुमने इन 4 वर्ड्स से क्या बनाया. मिसेस ब्राउन एनक्वायर्ड, वो उनसे इंक्वायरी लेती हैं, मतलब उसको पता है उन्हें, जस्ट वो उनसे एक अफर्मेशन ले रही हैं कि वो सही है या गलत. वेदर टिम नोलन हैड बीन मिक्स्ड अप इन अ ज्वेलरीज रोबरी अ फ्यू ईयर्स अगो. मिसेस ब्राउन आस्क्ड चीफ ब्राउन वेदर ही हैड सर्च नोलन हाउस, क्या उन्होंने वो घर को सर्च किया. मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड वेदर देयर वॉज अ यंग फर ट्री इन मिस्टर नोलन्स पाम ट्री नर्सरी. नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच. अब यहाँ देखो क्या लिखा है. वाई डिड यू स्टॉप टॉकिंग टू मी आस्क्ड रोहन. रोहन ने पूछा कि तुमने मेरे से बात करना क्यों बंद कर दिया. अब यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चन है. तो अब जब आप इसको रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे तो यही होगा, रोहन क्वेश्चन. अब रोहन ने पूछा, क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन किया, वाई आई हैड. अब यू किस में चेंज हो गया, आई में, और आई चेंज हो जाता है यू में. वाई यू हैड स्टॉप्ड, प्रेजेंट वाला किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में. यू हैड स्टॉप टॉकिंग टू हिम, मी किस में चेंज हो गया, हिम में. डिड यू एन्जॉय द फैमिली गैदरिंग येस्टरडे आस्क्ड द आंट. अब आंट ने भी क्या पूछा, पूछा आपसे. माई आंट आस्क्ड वेदर, ठीक है, वेदर आई हैड एन्जॉयड द फैमिली गैदर द डे बिफोर. येस्टरडे की जगह क्या यूज होगा, द डे बिफोर. When will you visit us, तुम हमसे कब मिलने आओगे, आज तक ग्रैंड मदर. तो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं. सो माई ग्रैंड मदर इंक्वायर्ड व्हेन आई, अब यू किस में चेंज हो गया, आई में. व्हेन आई वुड विजिट देम अगेन, मैं दोबारा मिलने उनसे कब जाऊंगी. माधवी सेड टू रवि विल यू कम विद मी टू मीट अवर ओल्ड टीचर टुमारो. क्या तुम जो है हमारे पुराने टीचर से मिलने आओगे. अब ये माधवी ने फिर से पूछा है, तो पूछा है तो आस्क्ड एज इट इज आ जाएगा. तो माधवी आस्क्ड रवि वेदर ही वुड, अब विल किस में चेंज हो गया, वुड में. वुड कम विद हर टू मीट देयर ओल्ड टीचर टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, द फॉलोइंग डे. माई फ्रेंड सेड व्हाट गिफ्ट आर यू प्लानिंग टू गिव योर ब्रदर. तो अब ये क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं. क्यों इंक्वायरी किया कि व्हाट गिफ्ट, यू किस में चेंज हो गया, आई, और प्लानिंग था तो प्रेजेंट है, पास्ट में चेंज हो जाएगा, वॉज प्लानिंग टू गिव माई ब्रदर. शेल आई कैरी दीज नोटबुक्स टू द स्टाफ रूम मैम आस्क्ड विनू. तो विनू पूछती है टीचर से वेदर की, वेदर मैं ये जो है कैरी करनी है, लेकर जानी है. सी शुड, शेल किस में चेंज हो गया, शुड में. सी शुड कैरी दोज नोटबुक्स टू द स्टाफ रूम. नाउ रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अदिति एंड राहुल. तो अदिति और राहुल आपस में बातें कर रहे हैं. अदिति, डिड यू सीन एनीवन लीव अ पैकेज नियर द लिफ्ट. क्या तुमने देखा किसी ने जो है लिफ्ट के पास एक पैकेज रखा है. आई नोटिस्ड अ मैन वेयरिंग अ ब्लू जैकेट ड्रॉप्ड इट ऑफ. एक आदमी था जिसने ब्लू जैकेट पहना, उसने उसे वहाँ रखा. व्हाट टाइम डिड यू सी दिस हैपन, तुमने किस टाइम देखा. इट वॉज अराउंड 6:45. वर यू एबल टू सी हिज फेस, क्या तुम उसका फेस देख पाई. ही वोर अ हुड, उसने जो है वो ऊपर से जो जैकेट का कवर होता है, हुड होता है, वो पहन रखा था. सो आई कुडंट सी हिज फेस, तुम उसका फेस नहीं देख पाया. कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय ट्रांसफॉर्मिंग द डायलॉग इन इनडायरेक्ट स्पीच. तो इन्हीं को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है.
अदिति आस्क्ड राहुल। सो अदिति आस्क्ड राहुल वेदर ही हैड सीन, क्या उसने जो है किसी को देखा कि लिफ्ट के पास कोई पैकेज छोड़ा है। उसके बाद राहुल क्या है, रिप्लाई करता है डेट ही हैड नोटिस अ मैन वेयरिंग अ ब्लू जैकेट ड्रॉप्ड इट ऑफ। ठीक है, देन अदिति फिर से उससे पूछती है, अदिति आस्क्ड राहुल व्हाट टाइम ही हैड सीन इट बीन, तो किस टाइम था। सो राहुल रिप्लाइड दैट इट हैज़ बीन अराउंड 6:45 PM। देन थर्ड वाले में इंक्वायरी करती है, तो अदिति फर्दर इंक्वायर्ड वेदर ही हैड बीन एबल टू सीन हिज फेस, तो क्या वो उसका फेस देख पाया। ठीक है, वहाँ पर डायरेक्ट अदिति लिखा और उसने जो क्वेश्चन किया वो, यहाँ पर आपको बताना वो इंक्वायरी कर रही है, क्वेश्चन कर रही है, क्या कर रही है। सो राहुल सेड दैट ही हैड वोन अ हुड सो ही कुडंट सी हिज फेस, तो उसका फेस नहीं देख पाया। नाउ यू विल लिसन टू अ पॉडकास्ट, तो एक पॉडकास्ट है जो आपको पढ़ना है अबाउट वेज ऑफ इम्प्रूविंग ऑब्जर्वेशन स्किल, जिसमें जो आप ऑब्जर्वेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे यहाँ पर 4 जो है आपकी स्टेटमेंट्स है जो आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। सर पॉडकास्ट दिया था जो हमें पढ़ना था। हेलो एवरीवन, इन टुडेज एपिसोड वी विल बी डिस्कसिंग सम सिंपल बट इफ़ेक्टिव वेज टू इम्प्रूव आवर ऑब्जर्वेशन, कि किस तरह से जो है सिंपल है लेकिन अपने ऑब्जर्वेशन को स्किल्स को हम इफेक्ट बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। बीइंग ऑब्जर्वेंट इजंट जस्ट बीइंग सीइंग, ऑब्जर्वेंट का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें देखनी है, इट्स अबाउट ट्रूली नोटिसिंग डिटेल्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। इसका मतलब होता है आपके आसपास के दुनिया में क्या हो रहा है उसको अच्छे से नोटिस करना, वेदर इट इज़ इन डेली लाइफ और इन द वर्क प्लेस, चाहे वो आपकी डेली लाइफ में हो या वर्क प्लेस में। ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैन हेल्प अस बिकम मोर अवेयर, मेक बेटर डिसीजंस। ऑब्जर्वेशन स्किल जो है हमें ज़्यादा अवेयर बनाती हैं और उसकी वजह से हम डिसीजन सही ले पाते हैं। एंड इवन इम्प्रूव मेमोरी, और जो है हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव करती है। लेट गेट स्टार्टेड, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट, स्लो डाउन एंड टेक योर टाइम। सबसे पहले आराम से काम करना है, पूरा टाइम लेना है। रशिंग थ्रू टास्क ऑफन लीड्स टू मिस्ड डिटेल, अगर आप कोई काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो आप बहुत सारी डिटेल्स को मिस करते हैं। व्हेन यू टेक टाइम टू फोकस ऑन व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू, जब आप उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो आपके पास है, जो आपके सामने है, यू आर मोर लाइकली टू नोटिस फीचर्स यू माइट अदरवाइज ओवरलुक। तो वो सारी चीज़ें, वो फीचर्स को, हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं जो मे बी आप शायद छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। When you pause and observe, जब आप रुकते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, द डिटेल्स बिकेम क्लियर, जो डिटेल्स होती हैं वो सारी क्लियर हो जाती हैं। अदर इफेक्टिव मेथड्स इज़ टू, दूसरा इफेक्टिव मेथड क्या है, इंगेज ऑल योर सेंसेस, अपनी सारी सेंसेस को, 5 सेंसेस होते हैं, सो सारी सेंसेस को इंगेज करें। ऑब्जर्वेशन इजंट जस्ट अबाउट सीइंग, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ देखना है, इट्स अबाउट हेयरिंग, स्मेलिंग, टचिंग एंड इवन टेस्टिंग। तो ये सब चीज़ जो ऑब्जर्वेशन में आती है। द मोर सेंस यू इंगेज, जितनी ज़्यादा सेंसेस को आप इंगेज करेंगे, द मोर इन्फॉर्मेशन यू ऑब्जर्व, उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर इन अ न्यू एनवायरनमेंट, जब अगर आप किसी जो है नए एनवायरनमेंट में गए हैं, डोंट जस्ट लुक अराउंड, आसपास मत देखो, पे अटेंशन टू साउंड्स, साउंड्स को अटेंशन दो, स्मेल्स को, टेक्सचर्स को, सब चीज़ों को, मतलब अपनी जितनी सेंसेस हो सकती है सारी सेंसेस को यूज़ करो। थर्ड टिप, टू आस्क क्वेश्चंस, तीसरी टिप है क्वेश्चंस पूछने हैं। क्यूरियस पीपल टेंड्स टू बी बेटर ऑब्जर्वर बिकॉज दे एक्टिवली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर नोटिसिंग। तो क्यूरियस पीपल क्या होते हैं, वो अच्छे ऑब्जर्वर बनते हैं बिकॉज वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पहचानना चाहते हैं कि उनके आसपास ये जो चीज़ें हो रही हैं कैसे हो रही है, समझना चाहते हैं। आस्किंग क्वेश्चन अबाउट व्हाट यू सी, अब जब आप जो चीज़ें पूछ रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन पूछना, लाइक वाई इज़ दिस हेयर, ये यहाँ पर क्यों है, और व्हाट पर्पस डज इट सर्व, और मतलब ये यहाँ पर क्यों और क्या पर्पस है इसका। इस तरह से क्वेश्चन पूछकर आप उन चीज़ों से ज़्यादा जो है कनेक्टेड फील करेंगे। फोर्सेस योर ब्रेन टू थिंक क्रिटिकली, तो इसकी अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपका ब्रेन उसके लिए काम कर रहा है, अबाउट व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, कि आप क्या देख रहे हैं। नेक्स्ट, टेक नोट्स और मेक स्केचेस, जब भी आप कहीं जगह जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है तो उनके नोट्स बना लो छोटे छोटे। राइटिंग डाउन व्हाट यू ऑब्जर्व कैन हेल्प रेनफोर्स डिटेल इन योर मेमोरी, तो छोटे छोटे नोट्स बनाने से आप जैसे ही उन नोट्स को देखेंगे तो आपकी जो मेमोरी है वो फिर से एक तरह से रिफ्रेश हो जाती है। Even quick sketches of an object or place can strengthen your understanding of its features. अगर आप जल्दी जल्दी भी किसी चीज़ का स्केच बना रहे हो, रफली स्केच बना रहे हो, वो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग को, उसके फीचर्स को समझने में हेल्प करेगा। फाइनली, इट्स इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस
mindfulness. Mindfulness help you keep present in the moment and fully engage with your surroundings. Mindfulness से क्या होगा, आप उस present moment में रहेंगे. मोस्टली हम क्या होता है, हम बैठे गए होते हैं, सोच कुछ और ही रहे होते हैं. सो mindfulness से क्या होता है, आप present moment में रहते हैं, fully engage होते हैं, अपने आसपास के surrounding को देख रहे होते हैं. When you are mindful, you are not distracted by anything. आप किसी भी चीज़ से distract नहीं होते हैं. This leads to improved observation skill. तो आपकी observation skill भी improve होती हैं. Start incorporating these techniques into your daily routine. अब आप इन जो एक्टिविटीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, इनको अपनी डेली रूटीन में लेकर आओगे. एंड सून यू विल ऑब्जर्विंग थिंग्स यू वर नोटिस नेवर नोटिस बिफोर. और धीरे धीरे आप वो चीज़ें भी ऑब्जर्व करने लगोगे जो आपने पहले कभी नोटिस भी नहीं की हैं. ऑब्जर्वेशन स्किल्स हेल्प इम्प्रूव योर कॉमन सेंस. ऑब्जर्वेशन स्किल से आपकी कॉमन सेंस भी इम्प्रूव होती है. डेट इज़ ट्रू. रशिंग टू थ्रो टास्क हेल्प यू फोकस बेटर एंड ऑब्जर्व मोर. तो अगर आप टास्क को जो है भाग भाग के करते हैं तो आपका फोकस ज़्यादा होता है और आप ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं. सो डेट इज़ फॉल्स. रशिंग से क्या होगा, जल्दबाजी करने से आपका फोकस लूज होगा, रिड्यूस होगा. टेकिंग नोट्स और मेकिंग स्केचेस हेल्प विद वट यू ऑब्जर्व. सो नोट्स लेना और स्केचेस बनाना उसमें क्या हेल्प करते हैं, मतलब ये चीज़ें आपकी हेल्प करते हैं. सो डेट इज़ ट्रू, ऑब्जर्व करने में. इनकॉपरेटिंग टिप्स on observation skill will soon lead to success. So that is true. You will once again listen to the podcast. अब दोबारा से सुनना है. As you listen, complete the given statement sentence by filling in the blank with one to three exact words you hear. It is important to slow down and take your time to notice several aspects around you more clearly. तो धीरे आराम से स्लो डाउन करो, ज़रूरी है, और अपना टाइम लो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, देखो. द मोर सेंस लाइक हेयरिंग एंड स्मेलिंग यू यूज़ द मोर डिटेल यू ऑब्जर्व. तो जितनी हेयरिंग एंड स्मेलिंग की सेंसेस भी आप यूज़ करोगे उतनी चीज़ें आप डिटेल को अपने अंदर ले सकते हो. पीपल हु आर क्यूरियस, जो लोग क्यूरियस होते हैं, थोड़े से जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, टेंड टू बी बेटर ऑब्जर्वर. वो उन्हें बेटर ऑब्जर्वर बोला जाता है बिकॉज दे सीक टू अंडरस्टैंड वट दे नोटिस. व्हेन यू मेक अ नोट ऑफ थिंग्स, अब आप चीज़ों को जब नोट बना लेते हैं, इट हेल्प रीइंफोर्स द इंफॉर्मेशन इन योर मेमोरी. तो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को आपकी मेमोरी में ला देते हैं. या जो है, और जब नोट्स को आप देखेंगे तो जो चीज़ें आपने याद की हैं या उस टाइम पे देखी थी वो सारी चीज़ें एकदम से याद आ जाती हैं. प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस हेल्प्स अ पर्सन स्टे इंगेज्ड विद देयर सराउंडिंग. वो जो अपनी सराउंडिंग से क्या आता है, अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं माइंडफुलनेस से, इंगेज रहते हैं हमेशा अपने सराउंडिंग के आसपास. नाउ लेट अस स्पीक. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट लाउडली विद द हेल्प ऑफ द प्रोनाउंसिएशन गाइड गिव इन द ब्रैकेट. ठीक है, तो ये आपका ज्वेलरी, कलाक. अब देखो यहाँ पर कलाक, डेजर्ट, अ स्वीट डिश. नाउ प्रैक्टिस रीडिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. तो इन सारे वर्ड्स को आपको पढ़ना है. दिस इज़ अ क्लासरूम एक्टिविटी. सो आपको जस्ट इन सारे वर्ड्स को पढ़ना है. वर्क इन ग्रुप ऑफ 5 or 6. कंडक्ट अ ग्रुप डिस्कशन ऑन द टॉपिक द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अ मिस्ट्री स्टोरी. गाइडलाइन क्या है, मॉडरेटर इनिशिएट करेगा डिस्कशन को, इन्वाइटिंग द स्पीकर टू शेयर देयर व्यूज़ ऑन द सब्जेक्ट. स्पीकर जो है टर्न लेंगे, एक बार एक आते रहेंगे, अपने व्यू पॉइंट रखेंगे. पोलाइट एक्सप्रेशन के साथ आप एग्री और डिसएग्री सब हो सकते हैं. स्पीकर में इंटरप्ट बाय रेजिंग देयर हैंड टू ऐड और क्लियरिफाई अ पॉइंट. कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि कहीं गलत हो रहा है, डिस्कशन सही नहीं जा रहा है या कोई पॉइंट सही नहीं है, तो आप इंटरफेयर कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपना हैंड रेज करना है. द मॉडरेटर एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर, ऑल द मेंबर इन द ग्रुप. और मॉडरेटर को देखना है कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, कंसोलिडेट व्यूज़ हों एंड कॉल अपॉन्स होंगे. स्पीकर जैसे ही बुलाएंगे मतलब उसके अकॉर्डिंग सबको जाना है, बताना है. द मॉडरेटर सम ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. मॉडरेटर लास्ट में सारे पॉइंट्स को सम अप करेंगे, गाइडलाइन देंगे कि फ्यूचर में वो किस तरह से कर सकते हैं, और सारे मेंबर्स को जो है क्या करेंगे, थैंक यू बोलेंगे. तो सबसे पहले एक मॉडरेटर चूज़ करना है. ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए. फ्रेजेस आप इस तरह के यूज़ करेंगे, इफ़ आई मे से समथिंग, मे आई ड्रॉ द अटेंशन ऑफ दिस ग्रुप. अगर आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं अपना एग्रीमेंट के लिए, आई एम टोटली इन एग्रीमेंट विद दैट. अगर डिसएग्रीमेंट है, आई एम अफ्रेड, आई डोंट एग्री. सो इस तरह से आपको करना है. क्लासरूम एक्टिविटी है, तो जो जो चीज़ें वो बोली जाएंगी वो उस तरह से बताना है. जैसे स्पीकर्स टेक टर्न. आई थिंक मिस्ट्री आर फन बिकॉज दे कीप you guessing. So if I may say something I agree with or I disagree with this thing. So इस तरह से आपकी क्लास एक्टिविटी चलेगी.
अ रिपोर्ट इज़ रिटन फॉर एन इवेंट दैट हैज़ ऑलरेडी ओकर, तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है एक इवेंट के लिए जो पहले हो चुका है. द पर्पज ऑफ अ रिपोर्ट इज़ टू प्रोवाइड फर्स्ट हैंड डिटेल ऑफ एन इंसिडेंट और इवेंट. सो उस इवेंट की जो है डिटेल्स आपको सारी प्रोवाइड करवानी है उस रिपोर्ट में. इट प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए. रेट द सैम्पल report written about the inter-school football tournament organized by your विद्यालय. नोट द फॉर्मेट, कंटेंट एंड लैंग्वेज. तो इसको पढ़ना है. जैसे कि इंटर स्कूल का था, एंड इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय अवर विद्यालय फ्रॉम दिस टू दिस एट मोती नगर फुटबॉल ग्राउंड. 10 टीम्स पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट. ठीक है, तो पैराग्राफ 1 में ये चीज़ें ले ली. सेकेंड, the tournament was declared open by the chief guest Dr. Singh, honorary sports secretary of the state, on Wednesday 21st April 20, जो भी ईयर है वो, in the presence of all the teams and spectators from the participating schools. The matches were held from 8:30 am to 11:30 am on all the days of the tournaments. Following a tough competition, the teams from ABC Senior Secondary School and XYZ Senior Secondary Schools emerged as the finalists. तो सारी चीज़ें बताई कि किसने इनॉग्रेशन किया, उसके बाद में मैच कब से कब तक हुए और फाइनल में कौन कौन गया. फॉर द फाइनल मैच, प्लेयर्स फ्रॉम बोथ टीम्स वर cheered by the students from their respective schools. After an exciting match, the scores were tied at 3-3. Subsequently, a penalty shootout was used as tiebreaker by the referee to decide the winner. Finally, the team from ABC Senior Secondary School won the penalty shootout and was declared the winner. सो इनके बीच में फाइनल मैच हुआ. सब बच्चों ने इनका जो है अपने स्कूल को चीयर कर रहे थे, और जो उनका मैच था वो टाई रहा. देन लास्ट में टाई ब्रेकर से उनका शूट आउट हुआ, तो ABC टीम जो है स्कूल जो है वो जीत गया था. तो इस तरह से पैसिव फॉर्म यूज़ करनी है. वॉज डिक्लेयर्ड, वर हेल्ड, वर चीयर्ड, एक्सेट्रा, इस तरह से. नाउ द लास्ट पैराग्राफ, प्राइज सेरेमनी भी होगी. सो द विनिंग टीम वॉज अवार्डेड विद द ट्रॉफी, मेडल्स एंड सर्टिफिकेट बाय द चीफ गेस्ट. एड्रेसिंग द students, he said, all of you must take up a sport to keep yourself healthy. The inter-school football tournament was a great success, showcasing exceptional talents, teamwork and sportsmanship among the participating teams. तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी चीफ गेस्ट के बाद में. Now, as a member of art and craft club, write a report on the inter-school art exhibition organized by your school, including the necessary details. सो इंटर स्कूल आर्ट एग्जीबिशन रिपोर्ट, योर स्कूल नेम, सिटी, 1 अगस्त, जो भी टाइम होगा वो डालना है. आवर स्कूल ग्रीनवुड हाई होस्टेड अ कलरफुल इंटर स्कूल आर्ट एग्जीबिशन ऑन 15 अक्टूबर 2024 और 2025 जब भी है, इन द ऑडिटोरियम. द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब along with the fine art department. So participation from 15 school across the country. तो 15 स्कूल आए थे. ये मतलब एक जो है आपका क्या है, एक डेमो की तरह एग्जाम्पल के लिए. आप इसका कुछ और भी अपनी तरह से जो आपके स्कूल में इवेंट हो या जो भी चीज़ हुई वो बता सकते हैं. द एग्जीबिशन वॉज इनॉग्रेटेड बाय द वेल नोन आर्टिस्ट मिस मीरा कुलकर्णी, who light the ceremonial lamp and encourage students to keep exploring their creativity. The theme was Colors of Culture, and the artwork beautifully showcased India's traditional festivals and heritage. Paintings, sketches, sculptures, and eco-friendly crafts were displayed. The use of recycled materials and natural dyes drew special appreciations. Our school artwork, Nature's Harmony, a 3D wall mural made of clay and paper, was one of the highlights of the show. A panel of judges evaluated the entries on creativity, originally techniques, and the theme relevance. Springdale Public School won first prize, followed by Oak Ridge International and Greenwood High. The event ended with a short cultural program and the prize distribution ceremony. Overall, it was a grand success that celebrated art, culture, and teamwork. We look forward to many more such creative events. Reported by, then you have to write your name, Art and Craft Club member. Now let us explore. Work in pairs. Read the words and observe the image given below. अब इन वर्ड्स को देखना है आपको अपने आंसर्स. अब इसमें जो है सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं. किसी को इसमें जो है इंसान दिखेगा, किसी को इसमें पेंगुइन दिखाई देगी, ठीक है, किसी को इसमें जो है क्या होते हैं जो
जो सीलिंग टाइप में लगा होता है दीवार के ऊपर या छत पर, वो दिखेगा। किसी को यहाँ पर 2 इंसान दिखाई देंगे, किसी को यहाँ हेट लगेगा, टीच या गुड, किसी को कोई और वर्ड, ईविल भी है इसी के अंदर अगर आप देखें ध्यान से, EVIL, ठीक है। तो ईविल भी है, किसी को ईविल यहाँ पर दिखाई देगा। तो ऐसे ही आपको चेक करना है एंड देन अपने फ्रेंड्स के साथ अपने आंसर शेयर करने और देखना है कि क्या उन्हें सेम दिखाई दे रहा है या अलग, जस्ट यही है इसमें। नेक्स्ट, रीड द स्टेप टू प्ले अ लैंग्वेज गेम। तो ये गेम है, कोई भी मिस्ट्री ऑब्जेक्ट होगा, क्लास को 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा, हर एक टीम क्या करेगी, ऑब्जेक्ट चूज करेगी, उसके लिए 3 हिंट्स दिए जाएंगे और दूसरी टीम को 3 हिंट्स के साथ उस गेम को या उसको जो भी है मैच करना, बताना है कि क्या नाम है उस ऑब्जेक्ट का जो आपने चुना है। इफ़ अ टीम नेम द ऑब्जेक्ट विद द फर्स्ट हिंट, अगर पहले हिंट में वो आंसर दे देते हैं सो मीन्स 20 पॉइंट्स, सेकेंड हिंट में देंगे तो 10 पॉइंट्स और थर्ड हिंट में देंगे तो सिर्फ 5 पॉइंट्स, ठीक है। कोई भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे, जो भी दिखाएंगे, आई एम क्लीन एंड ब्लेयर, इस तरह से, ठीक है। Now visit the library and look for an encyclopedia. What is it? तो ये क्या है? Encyclopedia is a reference book होती है या बुक्स होती है जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। द आर्टिकल आर यूजली अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली, और अल्फ़ाबेटिकली होते हैं जैसे पहले A B C इस तरह से, कंटेन फैक्ट्स, और फैक्ट्स उसके अंदर होते हैं। एक्सप्लेनेशन होती है, बैकग्राउंड नॉलेज होती है जो एक्सपर्ट्स ने लिखी होती है। एनसाइक्लोपीडियाज कैन बी जर्नल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कैसे भी वो हो सकते हैं। अ ट्रेसर इज अ रेफरेंस बुक और डिजिटल टूल दैट प्रोवाइड अ कलेक्शन ऑफ वर्ड विद सिमिलर मीनिंग, अलाउइंग यूजर्स टू फाइंड अल्टरनेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया। तो सेम आइडिया से अलग अलग वर्ड्स या फ्रेजेस से अलग अलग आइडियाज़ बताते हैं, सेम आइडिया के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 5 वर्ड्स हैं, जैसे हैप्पी, हैप्पी के लिए क्या क्या होता है, जॉयफुल, चेयरफुल, डिलाइटेड, कंटेंटेड, कंटेंट और रिलेटेड। फास्ट, क्विक, स्पीडी, रैपिड, स्विफ्ट एंड ब्रिस्क। ब्यूटीफुल, क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, अट्रैक्टिव, लवली, स्टनिंग, चार्मिंग, एलिगेंट। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर, ब्राइट, शार्प एंड ब्रेनी। एंग्री, मैड, फ्यूरियस, एनोयड, अपसेट एंड इरिटेटेड। सो इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।